हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग ये चौथा लूसेंट का रेस करेंगे। लूसेंट का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। लूसेंट बुक का जीके का ये चलिए ये फोर्थ क्लास है। पिछले वीडियो में हम लोग का ऑडियो सपोर्ट नहीं किया था, ऑडियो रुक गया था, इसलिए हम लोग छोड़ दिए थे आधे अधूरे में। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं चौथा क्लास में। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्निया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिया। कौन सा 4 प्रांत दिया था? काबुल दिया, कंधार दिया, हेरात एवं मकरान दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु से। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है? इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज का है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। किसने किया है? चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के युद्ध का वर्णन एपिपायानस ने किया था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोरा में उपवास के द्वारा हो गई थी। चलिए बिंदुसार को देखते हैं। इसके पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता। अमित्र घात, शत्रुओं से घिरा हुआ हमेशा रहता था। इसको किस नाम से जाना जाता था? अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायुपुराण में बिंदुसार, वायुपुराण देखिए मौर्य सम्राट मौर्य वंश से संबंधित, बिंदुसार को भद्रसार या बारिसार कहा जा गया है। क्या? भद्रसार या बरिसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। किसके? ये बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डायमेकस नामक राजदूत। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा जाता है? सिंहसेन कहा जाता है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीन को, बड़े बेटे को भेजा था, बाद में अशोक को भेजा था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। कितने राज्यों को? 16 राज्यों को विजेता बताया। चलिए अशोक चलते हैं। सबसे महान सम्राट ये भारत का। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईस्वी पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। ये याद रखिएगा कब बैठा? तो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राजपाल था। ये भी याद रखिए उस समय किसका राजपाल था? ये अवंती का राजपाल था। 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, उसके बाद अवंती का राजपाल था उस समय। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है? मास्की एवं गुर्जरा में। ये याद रखिएगा, इसमें अशोक मिलता है इसका। आगे मास्की गुर्जरा में अशोक मिलता है नाम। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। किस पर? कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलमी II ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा। कौन सा? डियानीसियस, अशोक के जो दरबार में था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को किसने दी थी? उपगुप्त ने। धर्मगुरु यही उपगुप्त को ही इसमें कहा गया। और इसका राजनीतिक गुरु कौन था? खल्लटक था। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनका नाम कर्च, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी।
इसको आजीविकों को रहने, किसके पिता आजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे। आजीविकों को रहने के लिए किसमें बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। इसका पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। क्या था? सुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं। शेष भारत से क्या, कौन सा? ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिला है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहा लेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी पैंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख में पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिला था? जेम्स प्रिंसेप को मिला था। किसको मिला था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने की सबसे पहले सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 में। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय। पहला शिलालेख में देखिए, सब याद रखिएगा ये सब। पहला शिलालेख में इसमें पशु बलि की निंदा की गई, यानी पशु बलि पर रोकता निंदा की गई। दूसरा शिलालेख में था, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया। तीसरा अभिलेख में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। तीसरे शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथे में चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भैरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई। किसके? धम घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख में, इस शिलालेख में धर्म महामातों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। धर्म महामातों की नियुक्ति 5वां शिलालेख में। आइए छठा शिलालेख। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। इसमें किसमें? आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। 7वां एवं 8वां शिलालेख में इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया। अशोक की तीर्थ यात्रा 7वां एवं 8वां शिलालेख में। 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 10वां शिलालेख में राजा एवं उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, वैसा आदेश दिया। 11वां शिलालेख में इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई। 13वां शिलालेख बहुत इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत बार आता है और आ चुका भी। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया 14वां शिलालेख में अशोक ने। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह अच्छा अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ था? पहले इलाहाबाद में था। पहले कौशाम्बी में था, उसके बाद अकबर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया, इसलिए दिल्ली टोपरा नाम है। टोपरा से दिल्ली लाया गया। यहाँ दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में था स्थित, इसे फिरोज शाह द्वारा लाया गया दिल्ली। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। लौरिया अरे राज, ये चंपारण में है। लौरिया नंदनगढ़, ये चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। इस स्तंभ पर किसका चित्र बना हुआ है? मोर का चित्र, लौरिया नंदनगढ़। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कौशाम्बी अभिलेख को
रानी का अभिलेख कहा जाता है। रानी का अभिलेख किसको? कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुक्मिणी देही है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा था? रुक्मिणी देही। इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। सबसे लंबा 7वां अभिलेख और सबसे छोटा रुक्मिणी देही। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम शिलालेख में यह घोषणा किया गया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। किसमें? प्रथम शिलालेख में। आगे अशोक का सारकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदाह परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। महामात्र की संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में 4 जासूस को कहा गया है। देखिए, मौर्य प्रांत और राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र के उज्जैनी, अवंती का ही राज्यपाल था अशोक जब गद्दी पर बैठा था। तो कलिंग तोसली, दक्षिणापथ के सुवर्णगिरी और प्रासी पूर्वी प्रांत का पाटलिपुत्रा। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। यही प्रांत जो है पांचों। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। गोप कौन क्या था? ये 10 गांव का प्रशासन संभालता था। गोप याद रखिएगा, गोप 10 गांवों का प्रशासन संभालता था। चलिए आइए हम अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ देखते हैं। मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपुत्र को कहा जाता था। दौवारिक राजकीय द्वार रक्षक। अंतर्वेदिक ये अंतपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता आय का संग्रह करता था। सन्निधाता राजकोषीय कोष का अध्यक्ष होता था। प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष। प्रशास्ता क्या? कारागार का अध्यक्ष। प्रदेष्ट्रीय कमिश्नर। पौर नगर का कोतवाल। नगर के कोतवाल को पौर कहा जाता था। अभी भी महापौर चलता है। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। प्रमुख न्यायाधीश व्यवहारिक। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। सेना का सामान एकत्र करने वाला दंडपाल। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। सीमावर्ती जो दो दुर्गों का रक्षक होता था, अंतपाल उसको कहा जाता था, जो सीमा पे। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। कितने? 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। बिक्री कर के रूप में 10वां भाग वसूला जाता था। कितना भाग? 10वां भाग। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे।
प्लूटार्क या जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाता था। क्या? नायक। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। प्रशासन समिति में उसके कार्य देखिए। प्रथम, उद्योग एवं शिल्प कार्य का परीक्षण। द्वितीय, विदेशियों की देखरेख। तृतीय, जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करता था। पंचम, निर्मित वस्तुओं की बिक्री का निरीक्षण करता था। छठवां, बिक्री कर वसूल करता था। आइए इसको भी देख ही लेते हैं। प्रथम, सैन्य समिति एवं उनके कार्य। समिति कार्य। प्रथम, जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय, यातायात एवं रसद की व्यवस्था करता था। तृतीय, पैदल सैनिकों की देखरेख करता था। चतुर्थ, अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करता था। पांचवा क्या करता था? गज सेना की देखरेख। और छठा करता था रथ सेना की देखरेख। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्र सर्प नामक आमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष, क्या? गूढ़ पुरुष कहा जाता गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाले भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। क्या? बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहलाता था। मतलब बिना वर्षा का अच्छा खेती होता था उसको देव नहीं अदेव मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। रूपा जीवा। नंद वंश के विनाश करने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक? 137 वर्ष तक चला था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी 150 ईस्वी पूर्व में और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। फिर शुंग वंश का प्रशासन चलने लगा। फ्रेंड्स, आइए ब्राह्मण साम्राज्य देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। कौन जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने किसको पराजित किया था? इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया। भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवहूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। तो कण्व वंश का संस्थापक पूछेगा क्या हो जाएगा? वासुदेव हो जाएगा। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा था। सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दिया और सातवाहन वंश की स्थापना किया। सब एक दूसरे की हत्या करके करता था। सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दिया, वो कण्व वंश के अंतिम शासक को, और सातवाहन वंश की स्थापना। तो सातवाहन वंश की स्थापना कौन हो जाएगा? सिमुक हो जाएगा। कहीं कहीं सिमुक इस तरह भी लिखा रहता है दंत सो करके। सातवाहन आंध्र प्रदेश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। औरंगाबाद जिला आंध्र प्रदेश का औरंगाबाद जिला। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमामी तथा यज्ञश्री सातकर्णी था। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था।
सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। कौन थे? हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने गाथा सप्तशतक तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सबसे पहले किसने किया था? सातवाहन शासक ने। सातवाहन की भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मी थी। भाषा क्या था? प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मी था। सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक था। क्या था? मातृसत्तात्मक था, याद रखिएगा। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता में एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। किसके? दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। भारत के यवन राज। आइए भारत के यवन राज देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंद, यूनानी, शाक, पहलव, उसके बाद कुषाण। विदेशी आक्रमणकारी पहले हिंद यूनानी किया था आक्रमण, फिर शक, फिर पहलव, फिर उसके बाद कुषाण ने। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उनके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। किसने? डियोडोटस टू, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनेंडर, यूक्रेटाइडस, एंटीऑलकिडस तथा हर्मिक्स। भारत में सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। किसने किया था? डेमेट्रियस ने। इसने 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा जाता है। इसे हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा जाता है। सबसे पहले किसने किया था? डेमेट्रियस ने। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था। मिनांडर कौन था? हिंद यूनानी शासक था। 165 से 45 ईस्वी में तक गद्दी शासन किया ये। इसकी राजधानी साकर आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बहुत दीक्षा ली थी। किससे ली थी बहुत दीक्षा? मिनांडर ने नागार्जुन से। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है जिसका नाम मिलिंद पनो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंदी यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। भारत में सबसे पहले किसने जारी किया सोने का सिक्का? हिंदी यूनानियों ने। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधा कला इसका उत्तम उदाहरण है। चलिए शक आ गया है। शक को देख के हम लोग फिर अगले वीडियो कर देंगे। ये इसमें फिर खत्म कर देंगे इस वीडियो में। यूनानियों के बाद शक आए। यूनानियों के बाद कौन आया? यूनानियों के बाद शक आया। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत में, पश्चिमी शाखा ने ऊपरी ढक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। देखिए शक के मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आया था। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसने ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। अब विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है।
शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से चलाया गया। यह 58 ईस्वी पूर्व चलाया गया संवत क्या है? विक्रम संवत, याद रखिएगा। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। विक्रमादित्य 14 तक पहुंच गया। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चले समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन प्रथम, ये सब भी देखिए, शक शासक था, जिसका शासन 130 से 50 तक चला। 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की और सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया था। जो मौर्य ने बनाया था सुदर्शन झील, उसका ये जीर्णोद्धार किया, मतलब जो टूटा फूटा था उसको फिर से रिनोवेट किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख किसका? रुद्रदामन का है। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप। चलिए फ्रेंड्स, कुषाण है, कुषाण वंश को अगले वीडियो हम लोग करेंगे। चलिए, ये रेस फॉर लुसेंट का कर लिए हैं। चलिए अगले वीडियो हम लोग 5वां क्लास करेंगे। अब यहीं तक रहने देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।